हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विशाल बंसल एंड वेलकम टू योर ऑन लर्निंग प्लेटफॉर्म ग्रेट जीनियसेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्विक रिवीजन ऑफ अ चैप्टर विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन फॉर अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 मार्क्स ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस की अगर बात करूं तो मार्क्स अपने आप में इस चैप्टर की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस को शो करते हैं। तो चैप्टर क्या है? विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट विद आवर चैप्टर। So the name of the chapter is Indian Economy from 1950 to 1990। यानी कि जब हम लोगों को फ्रीडम मिली, when India got independent, और इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने जब क्या लगाए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। इस पीरियड के दौरान अलग अलग जो सेक्टर्स थे, अलग अलग जो ऑक्यूपेशंस थे, उन सारे के सारे ऑक्यूपेशंस में क्या हुआ, क्या चेंजेस आए, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या ग्रोथ के एस्पेक्ट जो थे वो हर एक सेक्टर के अंदर प्रोवाइड किए, उन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर अगर बात करूं तो हम लोग तीन चार चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या है? एग्रीकल्चर। उसमें हम लोग पढ़ेंगे लैंड रिफॉर्म और टेक्निकल रिफॉर्म। फिर हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रीज की, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आईपीआर, एंड देन आफ्टर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फिर हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटेजी की कि कैसे हम लोगों ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी जो है उसे अप्लाई किया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 टू 1990। एंड लास्टली व्हाट आर द सैलिएंट फीचर ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी एंड इट्स गुड एंड बैड इफेक्ट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। डोंट स्किप द वीडियो फ्रॉम एनी पॉइंट। पूरी की पूरी वीडियो को ध्यान से और कंप्लीटली देखना। आपके इस 40 to 45 मिनट के रिवीजन सेशन के अंदर आप लोगों को चैप्टर का कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा, जिसमें आप लोग समझ पाओगे कि किस तरीके से आपको चीजों को एग्जाम के लिए गो थ्रू करना है। और अगर आप ये 40 to 45 मिनट का चैप्टर जो वीडियो है इसको गो थ्रू करते हैं तो आप फॉर श्योर आप अपने एग्जाम के अंदर 6 से 8 मार्क जो इस चैप्टर से मिलने वाले हैं वो बहुत इजीली ग्रैब कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो फ्रॉम द डे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उसके बाद से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बैकवर्ड और स्टैग्नेंट ही रहा, और इंडिपेंडेंस के बाद भी ये बैकवर्ड ही था। यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर अगर मैं बात करूं तो ये बैकवर्ड था। बैकवर्ड होने के क्या कारण है? हम लोगों ने प्रीवियस जो रिवीजन सेशन किया फर्स्ट चैप्टर का उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि बैकवर्ड होने के और स्टैग्नेशन होने के दोनों के अलग अलग रीजन है। तो बैकवर्ड होने के रीजन क्या थे? लो लेवल ऑफ आउटपुट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो थी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो बहुत कम थी। स्मॉल और स्कैटर्ड होल्डिंग थी, जो होल्डिंग थी वो बहुत छोटी छोटी थी लोगों के पास, और वो भी फ्रेगमेंटेड, यानी कि टुकड़ों में एक ही जगह पर नहीं थी, अलग अलग जगह पर थी। एंड सबसिस्टेंस आउटलुक ऑफ द फार्मर्स एंड टेकिंग एग्रीकल्चर लार्जली एज द मीन ऑफ सबसिस्टेंस रादर देन अ सोर्स ऑफ अर्निंग। जो भी लोग इस सेक्टर में काम कर रहे थे उनका पर्पस क्या था? बस गुजारा करना है, और ऐसा ही कुछ प्रोड्यूस करना है, और इतना ही प्रोड्यूस करना है जिससे हमारा गुजारा हो सके। जबकि उन्हें क्या सोचना चाहिए था उस टाइम पर कि सरप्लस कैसे जनरेट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो अर्निंग्स कर सकें, उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसा हो। बट ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। फिर अगर हम लोग बात करें कि स्टैग्नेटेड क्यों था, तो स्टैग्नेशन में हमारे पास कितने पॉइंट आ जाते हैं? 3 पॉइंट। सबसे पहला एक्सप्लॉइटिव लैंड रिवेन्यू सिस्टम, यानी कि जो जमींदारा सिस्टम था लैंड सेटलमेंट का वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटिव था। कमर्शियलाइज तो किया बट फोर्स कमर्शियलाइजेशन, मतलब उनको वो चीजें प्रोड्यूस करने के लिए मजबूर किया जो ब्रिटिशर्स को अपनी इंडस्ट्री में चाहिए थी। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था उससे इंडियन इकोनॉमी को या इंडिया के फार्मर्स को या इसके एग्रीकल्चर को कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा। एंड वाइडनिंग गल्फ बिटवीन द टिलर्स ऑफ द सोयल एंड द ऑनर ऑफ द सोयल। टिलर्स कौन थे? जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं। जबकि ऑनर्स कौन थे? वो लोग जो उस जगह के मालिक हैं, यानी कि जमींदार। तो इन लोगों के बीच में क्या बनने लगे? गैप्स बनने लगे, और ये जो गैप्स थे ये काफी ज्यादा हो रहे थे। ओके, सो इन द व्यू ऑफ दीज इश्यूज, तो जो बैकवर्ड और स्टैग्नेशन था इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर वो काफी ज्यादा था, जिसके चलते गवर्नमेंट ने 2 तरह के जो रिफॉर्म्स थे उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया। द फर्स्ट रिफॉर्म वाज लैंड रिफॉर्म, जबकि दूसरे जो रिफॉर्म थे उन्हें क्या बोला गया? टेक्निकल रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म को कई बार आपको एग्जाम में मिल जाएगा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के नाम से, तो प्लीज इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि जो लैंड रिफॉर्म्स है दीज आर बीइंग कॉल्ड विद द 2 नेम्स एंड दीज 2 नेम्स आर
इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड लैंड रिफॉर्म्स, दोनों में से कोई भी नाम मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन से रिफॉर्म्स पूछ लिए। तो लैंड रिफॉर्म से तो डायरेक्टली पता लगता है, इंस्टीट्यूशनल के अंदर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर क्या था। देखो, जब ब्रिटिश रूल आया तो उन्होंने हमारी इकोनॉमी को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से क्या किया, एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने हमें क्या बनाया, एक सोर्स ऑफ रिवेन्यू, अपनी इनकम का एक जरिया, और ब्रिटिश प्रोडक्ट को बेचने के लिए उन्होंने हमारी मार्केट को खूब एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, वो हमारे यहां से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे और वहीं पर जो फिनिश गुड्स बना उसे ही खरीदने के लिए हम लोगों को क्या करते थे, वो थोड़ा सा प्रोवोक करते थे हमें किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करना, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर उस टाइम पर मशीन मेड गुड्स भी नहीं थे, कैपिटल गुड्स भी नहीं थी, इंडस्ट्रीज भी नहीं थी, तो किसी ना किसी कारण से हम लोग भी लॉर्ड थे, हम लोग उन्हीं प्रोडक्ट्स को क्या करते थे, परचेज। एंड ओइंग टू द सिस्टमैटिक एक्सप्लोइटेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड रिस्ट्रक्चर ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी, इंडिया जो है वो एक वाइब्रेंट इकोनॉमी से स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी बन गया। मतलब कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले वी वर द रिचेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यू माइट नॉट बिलीव दिस थिंग, बट हमारी जो कंट्री थी दैट वाज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो अरेबियन कंट्रीज थी वो हमें क्या बोलते थे, द सिंक ऑफ द बुलियन, यानी कि जितना भी दुनिया भर की जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा जो है वो इंडिया के अंदर ही समाता जा रहा है। इट इज एक्टिंग लाइक अ सिंक, बस डूबता जा रहा है इंडिया के अंदर, एंड इंडिया इज बिकमिंग द रिचेस्ट कंट्री। और इंडिया था भी, बट जब ब्रिटिशर्स आए तो सिस्टमैटिकली उन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को क्या किया, एक्सप्लॉइट किया, जिसकी वजह से इंडिया जो था वो रिचेस्ट से क्या बन चुका था, पूरेस्ट कंट्री बन चुका था, क्योंकि रिसोर्सेज को इन्होंने हद से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर रिफॉर्म्स की बात करूं तो रिफॉर्म्स में सबसे पहले आपके कौन से रिफॉर्म्स आते हैं, लैंड रिफॉर्म्स। और लैंड रिफॉर्म्स में आपके पास कितने रिफॉर्म है, 5। सबसे पहले अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, रेगुलेशन ऑफ रेंट एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग। डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा इनको। सबसे पहले क्या है, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट कौन थे, जमींदार, और इस सिस्टम को क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। ऑनरशिप किसे दे दी गई, जो एक्चुअल में उस लैंड को क्या करेगा, कल्टीवेट करेगा। और इसके 2 पर्पस थे गवर्नमेंट के, एक तो एक्सप्लोइटेशन को खत्म करना था, दूसरा इंसेंटिव के तौर पे कल्टीवेटर्स को क्या बना दिया गया, ऑनर बना दिया गया, ताकि वो परमानेंट ऑनर्स जो है वो बन सके। क्योंकि कल तक वो किराएदार थे, और किराएदार भी ऐसे काम करने के पैसे मिले या नहीं मिले कोई जरूरी नहीं है, पैसे मिले तो ठीक, नहीं मिले तो बाय बाय। तो अब उनके पास एक स्टेटस बन गया, वो कल तक जो लैंडलेस लेबरर्स थे आज वो क्या बन चुके थे, ऑनर ऑफ द रिसोर्सेज। और इसके अलावा जो अबॉलिशन हुआ इंटरमीडिएट्स का, दैट मेंट दैट सम ऑफ द 200 लाख टेनेंट गॉट ऑनरशिप। 200 लाख यानी कि लगभग 2 करोड़ जो फार्मर्स थे, वो जो कल तक किराएदार थे, वो किराएदार से क्या बन चुके थे, अब मालिक बन चुके थे। ओके, सेकंड है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। इक्विटी या इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड होल्डिंग के ऊपर एक लिमिट लगा दी। लिमिट लगाने का मतलब क्या है कि आप इतने एकड़ से ज्यादा लैंड जो है वो अपने पास होल्ड नहीं रख सकते। हालांकि इसके अंदर इन्होंने कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट की, ताकि जो लैंड्स है वो ज्यादा से ज्यादा खुद के पास ही रख सके जमींदार, क्योंकि कल तक जमींदार ही ऑनर थे। ठीक है, तो इन्होंने जमींदारों को बोल दिया कि आपके पास एक फिक्स या मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टीवेटेबल लैंड हो सकती है, एक इंडिविजुअल या एक फैमिली के पास भी, एक फैमिली के अंदर टोटल इतनी हो सकती है, और एक सिंगल पर्सन जो है वो इतनी लैंड को ऑन कर सकता है। एंड लैंड सीलिंग एम्स एट द रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड इन द ऑनरशिप ऑफ फ्यूअर हैंड्स। मतलब कि जो ऑनरशिप कल तक कुछ एक लोगों के पास थी, वही ऑनरशिप अब क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और जितनी भी सरप्लस लैंड थी जो सीलिंग लिमिट के अलावा थी, वो सारी की सारी गवर्नमेंट ने रिज्यूम की, और उस सारी की सारी लैंड को क्या कर दिया, छोटे छोटे फार्मर्स के पास रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर आता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। एक पॉइंट हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था, रिवीजन शॉर्ट के अंदर भी, कि उस टाइम पर जो होल्डिंग थी दैट वाज फ्रेगमेंटेड, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड थी। अब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होने से प्रॉब्लम क्या है सर, अगर मान लो कि मेरे पास 2 एकड़ एक जगह पे है, 4 एकड़ एक जगह पे है, 4 एकड़ एक जगह पे है, तो दिक्कत क्या है, जमीन तो मेरी है, पैसे उतने रहेंगे, वैल्यू उतनी रहेगी, बट अगर वही जमीन एक जगह पर हो तो उस पर काम करने की जो कॉस्ट है वो इकोनॉमिकल हो जाती है। और वहीं पर जब आप उसी लैंड के ऊपर जब काम करते हो, बट आपको मल्टीपल जगह पर जाकर काम करना पड़ता है, तो उसी की जो वर्किंग कॉस्ट है वो अनइकोनॉमिक हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने इसके चलते लैंड को क्या किया,
कंसोलिडेट किया, फ्रेगमेंटेशन को कम किया, इसके अंदर जो उनकी स्कैटर्ड होल्डिंग थी उसकी जगह पर उन्हें इकट्ठी एक जगह पर लैंड दे दी गई, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होती थी। एंड अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट ने 1633 लाख हेक्टेयर 1633 लाख हेक्टेयर जो लैंड थी उसे क्या किया, कंसोलिडेट किया। जिनकी भी फ्रेगमेंटेड लैंड थी उन सारों को अलग अलग जगह से एक ही जगह पर लैंड प्रोवाइड करवा दी गई। रेगुलेशन ऑफ रेंट, बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है कि किसी भी जो लैंड का रेंट है, मतलब कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जमीन लेते हो उसका जो रेंट है वो क्रॉप की वैल्यू के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता, जबकि जमींदारा सिस्टम के अंदर ये जितना रेंट चाहे उतना रेंट ये इनसे एब्जॉर्ब करते थे। एंड देन आफ्टर कोऑपरेटिव फार्मिंग गवर्नमेंट ने प्रमोट किया जो छोटे छोटे होल्डर हैं कि मिलके काम करें, क्योंकि मिलके काम करने का बेनिफिट क्या है, एक तो इनपुट सस्ता मिलता है क्योंकि एक बंदा लेने के लिए जाएगा तो कम क्वांटिटी खरीदेगा, 100 लोगों के लिए एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव बनकर जा रहा है तो वो क्वांटिटी भी क्या करेगा, ज्यादा परचेज करेगा। और दूसरा वो अपने प्रोडक्ट को भी हायर प्राइस के ऊपर बेच सकते हैं क्योंकि उनकी नेगोशिएशन करने की जो पावर होती है इकट्ठे होने के बाद क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ओके, अब ये जो लैंड रिफॉर्म्स थे ये पार्शियली इंप्लीमेंट हुए। पार्शियल इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, इनके अंदर मेनली दो दिक्कत थी। सबसे पहले अब उस टाइम पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला कि जो लैंड के ओनर्स हैं वो होंगे जो कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो इन्होंने सारे के सारे जो टेनेंट्स थे उनको क्या किया, बाहर निकाला और खुद को क्या बताया, कल्टीवेटर बताया। फिर दूसरी प्रॉब्लम थी लैंड सीलिंग की, तो इन्होंने क्या किया, लैंड सीलिंग के लॉ को चैलेंज कर दिया कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट के डिसीजन आने में टाइम लगेगा और उतने टाइम के अंदर इन्होंने जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो अपने रिलेटिव्स के नाम करवा दी ताकि इनको वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को ना देनी पड़े। तो कहीं ना कहीं लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट तो हुए पर उनका जितना इंप्लीमेंटेशन हो सकता था वो उस लेवल के ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। ओके, फिर आती है बात टेक्निकल रिफॉर्म्स की। टेक्निकल रिफॉर्म में मेनली हम लोग क्या पढ़ते हैं, HYV टेक्नोलॉजी एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों हुआ और कब हुआ। एक टाइम पर हम लोगों की जो फूड सप्लाई थी, यानी कि जो बेसिक फूड हम लोग अरेंज कर रहे हैं वो सारा का सारा भी हमें यूएस से प्रोवाइड करता था। बट किसी टाइम पर हम लोग पाकिस्तान के साथ एक वॉर में थे, तो यूएसए हैज थ्रेटन अस कि अगर हम लोगों ने वॉर बंद नहीं किया तो वो फूड सप्लाई को बंद कर देंगे, और बस यहीं से कंट्री वालों का ईगो हर्ट हो गया। और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया क्या कि वी विल ट्राई टू रेवोल्यूट द एग्रीकल्चर ऑफ आवर कंट्री, और उन्होंने उसके बाद 1967 के अंदर फर्स्ट फेज इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें जो प्रोडक्शन था वो लगभग 25% तक क्या कर दिया गया, इंक्रीज हो गया था। तो हमारी कंट्री के अंदर लो प्रोडक्टिविटी जो थी वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और इसके लिए HYV सीड्स का यूज किया गया। अब HYV सीड्स के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन चीजों के आउटपुट के अंदर भी क्या हुआ, काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ। और जो ये आउटपुट हमारा बढ़ा ये इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट था कि इसे क्या नाम दे दिया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब यहां पर किससे है, क्रांति से, एक बदलाव। तो रेवोल्यूशन को हम लोग जब बोलते हैं ना क्रांति है, तो क्रांति का मतलब क्या है कि कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आया किसी चीज में। तो ग्रीन जो है वो किसे रेफर करता है, क्रॉप्स को, और रेवोल्यूशन रेफर किसे करता है, स्पर्ट को, यानी कि काफी ज्यादा राइज आना। एंड टुगेदर दिस इंप्लाइज अ स्पर्ट इन द क्रॉप प्रोडक्शन। ये स्टार्ट कब हुआ, 1967-68 के अंदर। और 1667-68 के अंदर हमारा जो प्रोडक्शन था वो लगभग 25% से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और इंडिया जो था वो धीरे धीरे सेल्फ सफिशिएंट बनने लगा, यानी कि हम लोग जो कल तक दूसरी कंट्रीज के ऊपर फूड सप्लाईज के लिए डिपेंडेंट थे, आज हम लोग फूड सप्लाई के लिए किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं थे। तो एलिमेंट क्या है, तो यहां पर 4 एलिमेंट हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो एलिमेंट हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है आपका, यूज ऑफ HYV सीड्स। सिंस 1965 HYV सीड्स जो थे उसकी काफी सारी जो कन्वेंशनल, मतलब काफी सारी जो वैरायटीज थी उन्होंने कन्वेंशनल वैरायटी यानी कि जो पुरानी वैरायटीज थी उनको रिप्लेस करना शुरू किया। HYV सीड्स जो थे स्टार्टिंग के अंदर वीट, बाजरा, राइस, माइज, ज्वार और कॉटन, इनके लिए यूज होने लगे। एंड इट इज दीज सीड्स विच लेड टू द सब्सटेंशियल राइज इन द एग्रीकल्चर आउटपुट, क्योंकि जितनी सीड्स की क्वालिटी अच्छी होगी ना उतना ही आपका आउटपुट भी क्या होगा, अच्छा होगा। देन यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, इसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत थी। एंड एज द यूज ऑफ HYV इंक्रीज तो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज भी बढ़ गया। और ये एस्टिमेट किया गया इंडिया के अंदर कि 2019-20 के अंदर वी हैव कंज्यूम 294 लाख अप्रोक्सीमेटली 294 लाख टन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर बाय द ईयर 2019-20। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट है। देखो इसके बैड इफेक्ट्स भी हैं,
हालांकि हम लोग वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। हम लोगों को पता है कि अगर फर्टिलाइजर्स का यूज होता है या केमिकल्स का यूज होता है तो उसकी सॉइल की क्वालिटी जो है वो क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। बट स्टिल टू प्रोड्यूस मोर, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो उनको फीड करने के लिए हमें फूड तो चाहिए, तो फूड को किसी ना किसी तरीके से उसका जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाना तो पड़ेगा। इसके अलावा यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, कई लोगों को अगर नहीं पता हो तो लेट मी टेल यू, ये जो वर्ड बना है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, ये वर्ड किस लिए बना है? इंसेक्टिसाइड बना है इंसेक्ट से और पेस्टिसाइड बना है पेस्ट से, यानी कि कीड़े मकोड़े। तो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड थे उनका भी काफी ज्यादा क्या होने लगा, यूज होने लगा। इसके बाद एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। अब जो HYV सीड्स थे इनके लिए इरिगेशन बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब कि पानी बहुत ज्यादा चाहिए। एंड टू कॉप विद द नीड, बहुत सारे मेजर और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो थे उनको लॉन्च किया गया। एंड इट इज सिग्निफिकेंट दैट वाइल इन 1951 सिर्फ 17% जो लैंड थी वो परमानेंट इरिगेशन मींस में आती थी, जबकि आज की डेट में वो जो है बढ़कर कितनी हो चुकी है, 45%। इट इज स्टिल नॉट सफिशिएंट। 45% जो लैंड है उसके अंदर परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन अवेलेबल है, आई एग्री, बट स्टिल इट इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि हमें और भी परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन की जरूरत है, ताकि जो एरिया ऐसे हैं जिन एरियाज के अंदर अभी भी लोग डिपेंडेंट है किस चीज पर, रेनफॉल के ऊपर, उस डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। ओके इसके बाद एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। तो अच्छा सॉरी, ये वाला पॉइंट तो हमारा हो गया। अब ये जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन था ये दो फेजेस के अंदर आया। फर्स्ट फेज जो था वो मिड 60s से 70s का था, और सेकंड फेज जो था दैट वाज ऑफ 70s टू 80s। देखो इस फेज के दौरान जो स्कोप था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो लिमिटेड था, वीट और राइस तक की, ठीक है। इसके अंदर एरिया भी कौन से आते थे, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और मेनली ऐसे एरिया थे जहां पर पानी की सप्लाई अच्छी खासी थी, क्योंकि HYV सीड्स को इरिगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और फर्स्ट फेज के अंदर सिर्फ वही फार्मर इस चीज का बेनिफिट ले सके जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, क्योंकि इसको जो इनपुट चाहिए दीज आर कॉस्टली इनपुट, और एक मार्जिनल या एक छोटे फार्मर के लिए इतने कॉस्टली इनपुट्स को मैनेज कर पाना इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ओके फिर आता है सेकेंड फेज। इस फेज के अंदर जो इंपैक्ट था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड हुआ, और काफी सारे जो क्रॉप्स थे वो भी इसके अंदर कवर हुए। इस सेकंड फेज के अंदर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने लोन्स प्रोवाइड करने शुरू किए छोटे छोटे फार्मर को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, सब्सिडी दी फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड पे, जो मॉडर्न इनपुट्स थे वो एक्सेसिबल करवाए उनको, ताकि इसका जो बेनिफिट है वो छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं उन्हें भी मिल सके। एंड दस इट वाज ओइंग टू द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट कि ये जो बेनिफिट था ग्रीन रेवोल्यूशन का ये छोटे छोटे फार्मर्स तक भी पहुंच पाया। सो दिस वाज द सेकंड फेज जिसके अंदर गवर्नमेंट ने इंटरवेन करके इस चीज को और ज्यादा स्पीड अप किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके। तो फायदे क्या हुए, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एकरेज बढ़ गया, मतलब कि एरिया अंडर कल्टीवेशन, जो पहले एरिया कल्टीवेट नहीं हो पा रहे थे वो बढ़ने लगे। क्यों? इरिगेशन के परमानेंट मींस हो गए। जिन लैंड्स के अंदर फर्टिलिटी कम थी केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करके उनकी फर्टिलिटी को इंप्रूव किया गया। सबसिस्टेंस से एग्रीकल्चर फार्मिंग कमर्शियल फार्मिंग पर आ गए। क्यों? क्योंकि कल तक हम लोग जो प्रोड्यूस कर रहे थे 1 एकड़ के ऊपर वो कम था, और कम इतना था कि हमारा गुजारा हो जाता था, यानी कि जिसके वो फार्म है वो अपना गुजारा कर लेता था। बट अब इतना ज्यादा बनने लगा कि वो लोग अपना गुजारा करने के बाद भी सरप्लस बचा पा रहे थे। चेंज इन द फार्मर्स आउटलुक, लोगों का देखने का नजरिया बदला काम को, क्योंकि कल तक जो सब्सिस्टेंस था आज वो कमर्शियल हो गया, एक इनकम का सोर्स बन गया। एंड सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक। तो कल तक हमारी कंट्री जो दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट थी किसके लिए, फूड सप्लाई के लिए, वो आज सेल्फ सफिशिएंट भी थी और हमारे पास बफर यानी कि एक्स्ट्रा स्टॉक भी अवेलेबल था। तो स्पॉट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा। एग्जांपल अगर मैं दूं तो पहले वीट का प्रोडक्शन 660 किलोग्राम था 1 हेक्टेयर पे, अब कितना है 3464। वहीं पर राइस का आज जो प्रोडक्शन है वो कितना है 2713, पहले कितना था सिर्फ 665। इसी तरीके से अगर माइस की बात करूं तो पहले सिर्फ 704 किलोग्राम होता था पर हेक्टेयर पे, अभी कितना हो रहा है लगभग 3195 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो काफी ज्यादा सब्सटेंशियल राइज हुए हैं। स्पर्ट इन प्रोडक्टिविटी हैज लेड टू द स्ट्रक्चरल शिफ्ट, ठीक है, क्योंकि जो हम लोगों का एग्रीकल्चर बहुत टाइम तक रुका सा हुआ था उसकी वजह से एग्रीकल्चर के अंदर एक तरीके से काफी ज्यादा जंप आया। सब्सटेंशियल राइज इन एकरेज यानी कि एरिया अंडर कल्टीवेशन। इन ब्रीफ अगर बात करूं
तो जो एरिया पहले सिर्फ 13 करोड़ हेक्टेयर था, वही एरिया बढ़ के कितना हो चुका है, 20 करोड़ हेक्टेयर। अब ये मैं सोच रहा सर सिर्फ 7 करोड़ हेक्टेयर ही तो बढ़ा है, पर ये देखो ना उसके प्रोडक्शन 4 गुना 5 गुना बढ़ गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एरिया तो सिर्फ 50% बढ़ा, पर प्रोडक्शन जो है वो कितने गुना बढ़ गया, 5 गुना बढ़ गया। तो वो अपने आप के अंदर एक सब्सटेंशियल नंबर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इन टर्म ऑफ क्वांटिटी। और इसका रीजन क्या है कि हम लोग जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से जो फैलोइंग लैंड है वो पहले से कम हो गई है। अब डबल क्रॉपिंग पॉसिबल है, एक ही जमीन के ऊपर आप एक से ज्यादा फसल जो है उसे, यानी कि एक साल में एक से ज्यादा फसल जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, देन शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू द कमर्शियल फार्मिंग। अब पहले जो आउटपुट था वो कम था, जिसकी वजह से सरप्लस नहीं जनरेट होता था, बट अभी सरप्लस जनरेट होने लगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि जिसे बेचने के लिए यूज किया जा सकता है। एंड दिस हैज प्रॉम्प्टेड द फार्मर टू ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम द सबसिस्टेंट फार्मिंग टू द कमर्शियल फार्मिंग, एंड दिस इज अ साइन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, चेंज इन द फार्मर्स आउटलुक, लोगों का चीजों को देखने का नजरिया चेंज हुआ। सॉरी, तो कमर्शियलाइजेशन की वजह से लोगों का जो आउटलुक था वो बदला। अब जो लोग हैं यानी कि जो फार्मर्स हैं, वो फार्मिंग को सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस नहीं मानते, वो एक कमर्शियल वेंचर बन चुका था। मतलब कि लोग उसमें से अपने अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। देन आफ्टर सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक, जैसे ही हमारा एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, इसकी वजह से हम लोग क्या हो गए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए। स्पर्ट इन प्रोडक्शन लेड टू अ फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन, यानी कि जो पुअर सेक्शन जो था वो भी अपनी जरूरतों को इजीली फुलफिल कर सकता था। एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस सो सब्सटेंशियली दैट इट एनेबल द गवर्नमेंट टू कीप अ बफर स्टॉक। मतलब कि अगर किसी टाइम पर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, कोई फेमाइन आ जाता है, तो हमारे पास इतना बफर स्टॉक पड़ा है कि हम लोग उस फेमाइन के अंदर कई सालों तक अपनी जो जरूरत है उसे इजीली पूरा कर सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल हो पाया जब हमारी कंट्री के अंदर क्या आया, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अगर मैं गेन्स की बात करूं ग्रीन रेवोल्यूशन के, सिग्निफिकेंट थे बट सफिशिएंट नहीं थे। क्यों, लिमिटेशन क्या थी? अब लिमिटेशन यहां पर 4 है। सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो क्या है, लिमिटेड क्रॉप्स, कि इसके अंदर जो क्रॉप्स थी वो मेनली फूड ग्रेन क्रॉप, यानी कि वीट और राइस जैसी क्रॉप हुई। बहुत सारी कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है, लाइक कॉटन, टी, इन चीजों के अंदर इतना सिमिलर राइस जो है वो नहीं आया। प्रोडक्शन इनका भी बढ़ा पर इतना नहीं बढ़ा जितना इसको बढ़ना चाहिए। अनइवन स्प्रेड, जो ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन एरियाज के अंदर बहुत अच्छा है। वहीं पर अगर ईस्टर्न एरियाज की बात करूं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या उड़ीसा, इनके अंदर जो इंपैक्ट है वो इनसिग्निफिकेंट था, इतना ज्यादा नहीं था। ये हम लोग 1950 से 90 की बात कर रहे हैं, आज के टाइम को इसमें अभी कंसीडर मत कर लेना। बस आज के टाइम के कुछ एक कंपैरिजन करने के लिए एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहां पर। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, जो बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन है वो क्या है, छोटे छोटे फार्मर्स है। और जो गेन है ग्रीन रेवोल्यूशन का, इल्यूडेड दीज फार्मर, मतलब कि इसके अंदर इनको इंक्लूड नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि HYV टेक्नोलॉजी जो है उसमें एक्सपेंसिव इनपुट चाहिए जो इन मार्जिनल फार्मर्स के रीच से बाहर थे। अभी तो सर हमने क्या बात पढ़ी कि गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया, बट बात वही है ना कि गवर्नमेंट इंटरवेन कर रही है पर उसका बेनिफिट हर किसी तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, इस चीज की कोई भी श्योरिटी नहीं है। हाउर जो रिच फार्मिंग पॉपुलेशन है happen to own the bulk of the farming area in India, and which is why the result of green revolution were found to be impressive in term of overall rise। मतलब कि ओवरऑल राइज है, ठीक है, बट इसका बेनिफिट हर किसी को मिलाओ ऐसा जरूरी नहीं है। देन आफ्टर इकोनॉमिक डिवाइड, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इनपुट्स को सब्सिडाइज किया। HYV टेक्नोलॉजी जो थी वो अभी भी मार्जिनल ऑर्डर की रीच से बाहर थी, जिसकी वजह से बेनिफिट किसको मिला, रिच को। अब रिच को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, पुअर को नहीं मिल रहा, तो गल्फ यानी कि गैप जो है रिच और पुअर के बीच में वो धीरे धीरे बढ़ता गया। और ब्रीफली जो गेन है ग्रीन रेवोल्यूशन के वो सिग्निफिकेंट तो थे, इंपॉर्टेंट तो थे। क्यों? क्योंकि आउटपुट काफी ज्यादा बढ़ गया, पर इसका जो बेनिफिट था वो इतना सफिशिएंट नहीं था कि हर कोई इसके अंदर कवर हो सके। ओके, तो अब सवाल आता है कि एग्रीकल्चर सब्सिडी जो है, इज इट अ वर्च्यू और अ वाइस? तो सबसे पहले बात करते हैं कि इज इट अ वाइस। तो वाइस है तो क्यों है, मतलब कि नुकसान इसके क्या है? एक तो देखो गवर्नमेंट पे बर्डन बहुत ज्यादा है। दूसरा,
मिस अप्रोप्रिएट बेनिफिट्स, बेनिफिट्स हर किसी को एक जैसे नहीं मिल रहे, एंड वेस्टफुल कंजम्पशन, जब कोई चीज सस्ती मिलती है फ्री में मिलती है तो उसका जो वेस्टफुल कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा होता है। ओके, तो यही 3 पॉइंट जो है वो यहां पर एक्सप्लेन्ड है। फिर आता है वर्च्यू, जरूरी क्यों है। ठीक है, तो जरूरी क्यों है, देखो जो प्रोपोनेंट्स थे सब्सिडी के वो ये मानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो एक रिस्की बिजनेस है। ठीक है, तो सब्सिडी तो इसमें चाहिए, और लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स जो हैं दोज आर पुअर एंड डू नॉट हैव सफिशिएंट मींस टू परचेज द रिक्वायर्ड इनपुट, तो इसलिए ये जरूरी है कि उन्हें सब्सिडी दी जाए। तो जो प्रोपोनेंट है फार्मिंग सब्सिडी के वो फिर से आर्ग्यू क्या करते हैं, दैट इज द सब्सिडी आर एलिमिनेटेड, तो इनइक्वालिटी आनी शुरू हो जाएगी रिच और पुअर के बीच में। क्यों, क्योंकि रिच तो है वो तो बेनिफिट उठा लेगा इस चीज का, बट पुअर अब भी बेनिफिट नहीं उठा पाएगा, वो सब्सिडी के बाद ही नहीं बेनिफिट ले पा रहा, तो बिना सब्सिडी के आप उसको बेनिफिट कैसे अक्रू करोगे। सो ब्रीफली वी कैन से दैट द नीड ऑफ द आर इज नॉट टू लोअर द सब्सिडी, पर ये एंश्योर करना जरूरी है कि सब्सिडी का जो बेनिफिट है वो जिसको जरूरत है उसे ही मिले, हर किसी को उठा के सब्सिडी ना पकड़ाई जाए। अगर कोई वेल टू डू है जो मैनेज कर सकता है चीजों को, उसे अगर सब्सिडी मिलेगी तो फिर वो जस्टिफाइड नहीं है। ओके, तो इसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना जरूरी है, ओनली देन इट इज बेनिफिशियल। अब आते हैं हम लोग हमारे सेकंड पॉइंट पर, एंड द सेकंड पॉइंट इज इंडस्ट्री इटसेल्फ। तो इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो कंट्री थी दैट वाज गुड इनफ विद द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के केस में वी वर परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल, क्योंकि एक वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, अच्छी खासी सेल थी, अच्छी खासी डिमांड थी और जबरदस्त चल रही थी इंडस्ट्री। बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहां पर आकर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बड़े सिस्टमैटिक तरीके से खत्म किया। कैसे, उन्होंने हमारे ही हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, क्योंकि गवर्नमेंट किसकी, ब्रिटिश की, सरकार उनकी, और सरकार उनकी तो जो रूल वो बनाएंगे वो मानने पड़ेंगे। तो उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी को इतना बढ़ा दिया कि हमारे जो प्रोडक्ट थे वो इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत महंगे हो गए। डोमेस्टिकली वो सस्ते प्रोडक्ट अपने वाले प्रोवाइड कर रहे थे ब्रिटिश इंडस्ट्री के, तो ऑब्वियसली बात है हैंडीक्राफ्ट की धीरे धीरे डिमांड क्या हो जाएगी, खत्म। आज भी हम लोग हाथ से बने हुए प्रोडक्ट की बजाय क्या प्रेफर करते हैं, जो मशीन मेड है। क्यों, सस्ते हैं, यूनिफॉर्म है, क्वालिटी बेटर लगती है। जो हाथ से बने हुए हैं वो फ्रेजाइल है, महंगे हैं, और वो इतने यूनिफॉर्म नहीं होते, क्योंकि हाथ से बनी हुई चीज हमेशा एक जैसी बने ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या प्रेफर करते हैं, मशीन मेड। सो सस्टेन जीडीपी ग्रोथ इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज एपिक सेंटर, व्हेन इट्स एपिक सेंटर लाइज इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्योंकि किसी भी देश के अंदर ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है एंड ये ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दोज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। बट जो कॉलोनियल रूल था उसने हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट क्या कर दिया, खत्म कर दिया। लार्ज स्केल इंडस्ट्री हमारी कंट्री में थी ही नहीं। तो हमारी कंट्री के अंदर जो 5 ईयर प्लान बने उसमें इन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर अच्छा खासा फोकस किया, एंड इट वाज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्लानर that industrial development needed a strong infrastructural base requiring a massive investment which could be realized only through the direct and significant participation of the public sector। तो इनको क्या लगा कि डेवलप करने की जरूरत है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और उसके अंदर भी काम कौन कर सकता है, गवर्नमेंट, यानी कि पब्लिक सेक्टर। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर दो बातें, ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, पैसा भी क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, मतलब पैसा होना सफिशिएंट नहीं, उसको इन्वेस्ट भी करना है, और वो इन्वेस्टमेंट भी ऐसी जिसके अंदर सोशल वेलफेयर के बारे में सोचा जा रहा है रादर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो पहले तो प्राइवेट सेक्टर वालों के पास पैसा नहीं था, दूसरा उनके पास इतना मोटिवेशन नहीं था कि वो पैसे को इन्वेस्ट करें, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट वाज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस जो पैसे को इन्वेस्ट करके कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिकॉग्नाइज करवा सकते थे। तो क्या क्या फैक्टर थे जिसने नेसेसिटेट किया कि गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करे इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर। देखो अलॉन्ग विद द नीड टू डेवलप द इंडस्ट्री एज एपिक सेंटर, जो प्लानर्स थे वो ये चाहते थे कि ये जो प्रोसेस है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इसके अंदर हम लोग मतलब इसको मार्केट फोर्सेस के सारे तो नहीं छोड़ सकते। क्यों, क्योंकि डिमांड तो बहुत है, आबादी बहुत है, पर सप्लाई उतनी नहीं है। प्राइसेस अगर बढ़ गए ना तो ये सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। तो उनको ये था कि इस चीज की कमांड अपने हाथ के अंदर लेनी जरूरी है। जैसे कोविड आया, अब कोविड के टाइम पे फ्रूट वेजिटेबल्स इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई होने लगे। क्यों, क्योंकि सप्लाई इतनी थी नहीं, डिमांड अच्छी खासी, हर किसी को चाहिए। तो उसके चलते क्या हुआ, उसके चलते गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ा। गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप इससे ज्यादा प्राइस के ऊपर नहीं सेल कर सकते। कई जगह पे गवर्नमेंट ने लिस्ट ही निकाल दी, भी इस चीज का प्राइस इतना है।
तुम्हें महंगा है सस्ता है, तुम्हें इतने रुपए के अंदर ही उसे बेचना है, बाकी आम जनता की आपसी अंडरस्टैंडिंग है. सो ऑल्सो इट कुड नॉट बी लेफ्ट टू द विजडम ऑफ द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अलोन, मतलब कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के सारे तो उन चीजों को छोड़ ही नहीं सकते थे. रीजन क्या था? सबसे पहला लैक ऑफ कैपिटल. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एक जबरदस्त पुश चाहिए था, एक बहुत बड़ा धक्का, अच्छा खासा कैपिटल एक्सपेंडिचर. और इंडिपेंडेंस के टाइम पे टाटा बिरला वर द ओनली एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल हाउसेस, और जो रिक्वायरमेंट थी कैपिटल की, कंट्री के जो कैपिटल रिक्वायरमेंट थी कंट्री के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, वो इनकी कैपेसिटी से भी बाहर थी. ठीक है, तो इसकी वजह से इट वॉज इसेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू इंटरवेन इन बिटवीन. सेकेंड, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट. आप ऐसे देश के अंदर तो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहां पर मार्केट साइज क्या हो, लिमिटेड हो. और लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट की वजह से क्यों था, ऐसा क्यों था, पहले तो ये तुम समझो. डिमांड कम थी. लेवल ऑफ डिमांड कम क्यों थी? इनकम कम थी. अब आप ऐसी जगह पे जाके तो प्राइवेट इंडस्ट्री कभी भी नहीं सेटअप करोगे जहां पे लोगों का इनकम लेवल जो है वो लो हो. क्यों? आप कमाने के लिए जा रहे हो. जिनका इनकम लेवल लो है वहां तो सोशल वेलफेयर ही करना पड़ेगा, वहां पर हम लोग कमाने जैसे एस्पेक्ट के ऊपर काम नहीं कर सकते. ओके, इसी के साथ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस. ये चाहते थे ग्रोथ तो हो पर उसमें सोशल जस्टिस का एस्पेक्ट भी हम लोग क्या करें, फॉलो करें. सो द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दिस ऑब्जेक्टिव कुड ओनली बी अचीव थ्रू द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट से इन्हें क्या करना था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी थी रादर देन मेकिंग प्रॉफिट्स. ठीक है, सो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉज टू बी डिस्करेज. ये डिस्करेज करना था कि पैसा एक ही जगह पे इकट्ठा हो रहा है, एक ही बंदा कमाया जा रहा है, बाकी किसी को बेनिफिट नहीं मिल रहा. एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द बेनिफिट ओवर द एंटायर सोसाइटी, इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को इन्वॉल्व करने की बजाय वी विल स्टार्ट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट इटसेल्फ. ओके, तो इसके चलते इन्होंने 1956 के अंदर जब इन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया, दे हैव इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी कॉल्ड आईपीआर 1956 and the full name is Industrial Policy Resolution 1956. It is one of the important point as I have mentioned on the very first slide here. तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था क्या? इसमें तीन बातें थी. क्या? थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड इंडस्ट्रियल कंसेशन. ये एक पूरा का पूरा रोड मैप था जो सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर इन्होंने क्या किया, ले डाउन किया. और इसमें ये ग्रोथ को अचीव करना चाहते थे विद द सोशल जस्टिस, मतलब ग्रो भी करें साथ में सोशल जस्टिस भी जो है वो सोसाइटी का क्या रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. ओके, तो सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन. थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन में सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि कौन सी इंडस्ट्री सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के पास रहेगी, जैसे एनर्जी, डिफेंस और रेलवे. फिर इन्होंने ये बताया कि कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही काम करेंगे, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है वो सेकेंडरी रोल प्ले करेगा, मेन रोल जो है वो किसका रहेगा, प्राइमरी रोल जो है वो पब्लिक सेक्टर का. और फिर जो भी बच गया, ठीक है, उसके बाद इन्होंने वो सारा कुछ किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को. तो आईपीआर 1956 ने क्लियरली बताया कि जो गवर्नमेंट है दिस इज द स्पीयर हेड. ठीक है, यही सारे के सारे प्रोजेक्ट के लिए क्या है, स्पॉन्सर है. और पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो पब्लिक सेक्टर ही क्या करने वाला है, ऑन और मैनेज. देन आफ्टर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, अब इन्होंने क्या किया, लाइसेंसिंग लगा दी. इंडस्ट्री जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की थी उन सबको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से. एंड बेसिक आइडिया जो लाइसेंस का था वो क्या था, टू एनकरेज इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन. अब सर ये क्या बात हुई, बैकवर्ड रीजन का इससे क्या लेना देना? बहुत ही सिंपल सा लेना देना. कैसे? अब ये कहते हैं भी अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है ना, बैकवर्ड एरिया में जाओ और लगाओ. आप वहां लगाओगे हम आपको लाइसेंस देंगे, अगर नहीं लगाओगे तो हम आपको लाइसेंस ही नहीं देंगे. अब जिसने इंडस्ट्री लगानी है उसके लिए मजबूरी होगी, या तो वहीं जाकर लगाओ या फिर वो कहते छोड़ो, कोई ना कोई और आएगा, किसी और को हम लोग लाइसेंस दे देंगे. सो लाइसेंस वॉज नीडेड नॉट ओनली फॉर द एस्टैब्लिशिंग अ न्यू एंटरप्राइज. अगर आपको अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड भी करना है तो भी आपको लाइसेंस अलग से लेना पड़ेगा. एंड दिस वॉज टू रेगुलेट the allocation of the resources to the different uses and the focus was to promote social welfare rather than the private profit. ये लोग क्या चाहते थे कि सोशल वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो मिनिमम किया जा सके. देन आफ्टर इंडस्ट्रियल कंसेशन, इन लोगों ने अलग अलग तरह के इंडस्ट्रियल कंसेशन दिए जिसमें मेनली दो कंसेशन थे. एक तो टैक्स हॉलिडे, कुछ एक टाइम के लिए इनको टैक्स पेमेंट से फ्री कर देते थे,
और दूसरा सब्सिडाइज पावर सप्लाई, जिन कंपनीज के अंदर या जिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर पावर सप्लाई की जरूरत काफी ज्यादा थी, उसकी पावर सप्लाई के यूजेज के लिए उनको पावर भी कम रेट पर प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी। और इसका रीजन भी यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बैकवर्ड एरिया में जाके उन इंडस्ट्रीज को क्या करें, एस्टैब्लिश करें। ओके, ताकि रीजनल इक्वालिटी जो है वो मेंटेन हो सके। फिर आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के दो पर्पस थे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और इक्विटी मेंटेन करना। ठीक है, तो जो प्रोसेस था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उसके अंदर दो डायमेंशन थे। पहला डायमेंशन क्या था, ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को इंप्रूव करेगी, और दूसरा ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करेगी ताकि इक्विटी को या सोशल जस्टिस को मैनेज किया जा सके। तो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी, प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो वो क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और पहले के टाइम की अगर मैं बात करूं, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है तो, और सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, हाँ ये देखो ये रहा कि 1951 के अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए तक है तो आप एसएसआई में आते हो, अदरवाइज एल्स आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री में चले जाओगे। तो ये क्राइटेरिया जो है वो टाइम टू टाइम एज पर द प्राइस इंडेक्सेस चेंज होता रहता है। सो द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट वाज अंडरलाइन बाय द कार्वे कमेटी, 1955 के अंदर बनी। तभी इन्होंने 1956 के आईपीआर में इस बात को ऐड किया, एंड इट अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन टर्म ऑफ देयर प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक एज अंडर। तो क्या क्या फीचर्स थे इसमें जिसकी वजह से इसको काफी मतलब फोकस में रखा गया। सबसे पहला, एसएसआई इज लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। छोटे छोटे बिजनेस थे तो वहां पर मेनली जो काम था वो लेबर की थ्रू होता था। आज की डेट में तो हम लोग मशीनों का यूज ज्यादा करने लगे, तो जो मेथड्स थे वो लेबर इंटेंसिव ज्यादा थे और कैपिटल इंटेंसिव कम, इसलिए ये इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली थी। दूसरा, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। देखो बिजनेस जितना बड़ा होता है उसको ऐसी जगह पर जाने की जरूरत पड़ती है जहां पर रॉ मटेरियल अबंडेंस में अवेलेबल हो, लेबर बहुत ज्यादा हो। छोटे छोटे बिजनेस के लिए आप अपना बिजनेस ऐसी जगह पर भी लगा सकते हो, आप रॉ मटेरियल या लेबर के मतलब कि बहुत ज्यादा नीड में नहीं हो, आपको लिमिटेड चाहिए और वो हर जगह पर मिल जाती है। तो लोकेशनली ये फ्लेक्सिबल है, इनको कहीं पर भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है, इसलिए ये ज्यादा इक्वालिटी ओरिएंटेड है। एंड देन आफ्टर, एसएसआई के अंदर इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए, कम, इट इज देयर फॉर इक्विटी ओरिएंटेड, मतलब रेफरिंग टू द इक्वालिटी अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हर सेक्शन का जो बंदा है वो इसके अंदर काम इजीली कर सकता है। ओके, एंड देन आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड में क्या है, स्ट्रेटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही सोचा समझा प्लान था, और सोचे समझे प्लान में क्या था, इन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया। ये कहते हैं कि कुछ भी हम लोगों ने बाहर से नहीं खरीदना, बाहर से हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या खरीदेंगे, अगर कोई ऐसा रॉ मटेरियल जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है और दूसरा मशीन है, उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप वो चीज जो है वो इंपोर्ट कर सकते हो। और ऐसा क्यों किया, इसके दो कारण थे। पहला तो ये फॉरेन कंपटीशन से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचा रहे थे। क्यों, फॉरेनर्स के प्रोडक्ट यहां पर आएंगे नहीं, डोमेस्टिक वालों को कंपीट करने की जरूरत नहीं है। कुछ बुरे इफेक्ट भी थे, बाद में देखते हैं। दूसरा इनका जो पर्पस था वो क्या था, अपने जो फॉरेक्स के रिजर्व है, यानी कि फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व है उनको प्रोटेक्ट करना, ताकि उन फॉरेक्स के रिजर्व्स को ज्यादा प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए क्या किया जा सके, यूज किया जा सके। हालांकि ये दोनों के दोनों जो पर्पस थे वो इसके अंदर रिजॉल्व नहीं हुए। ठीक है, गवर्नमेंट हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स, जब तक ये इन चीजों को कंक्लूड कर पाए, इनको ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स थे ये बंद ही करने पड़े। मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को भी बाय द एंड क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। वो कहते भी अब इंपोर्ट करना है तो करो, क्योंकि इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फॉरेक्स के रिजर्व बचाने थे, वो भी नहीं हो पाए। देखो पहला रीजन क्या था, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना है इंटरनेशनल कंपटीशन से। उसमें दिक्कत क्यों आई, क्यों, क्योंकि हम लोगों के जो यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे वो कुछ भी बना रहे थे और कुछ भी बेच रहे थे, कोई इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं था, लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे इसकी वजह से। दूसरा, फॉरेक्स के रिजर्व बचाने थे, अब ना इंपोर्ट किया ना एक्सपोर्ट हुआ, इसकी वजह से धीरे धीरे फॉरेक्स के रिजर्व सारे के सारे डेप्लीट हो गए। अब जब वो डेप्लीट हो गए, आप बचाने के चक्कर में थे, उल्टा वो बढ़ने की बजाय या उतने ही रहने की बजाय बिल्कुल ही क्या हो गए, खत्म हो गए। तो वो भी अपने आप में क्या बन गया, एक प्रॉब्लम बन गया। सो टू कॉम्प्लीमेंट द एफर्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, द इंडिया अडॉप्टेड द स्ट्रेटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का दूसरा नाम क्या है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी।
इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी जो थी वो क्या कर रही थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्ट कर रही थी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। कैसे, इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा के, एंड इंपोर्ट ड्यूटीज इन द एरिया ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी और इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी ताकि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो पहले के मुकाबले क्या हो जाए, कम हो जाए। इसके बाद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, हम लोग किसी भी चीज को दूसरी कंट्री से ना मंगवाने की बजाय अपनी ही कंट्री में मंगवाएंगे, बनाएंगे। सो दिस इज अ स्ट्रेटजी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। आ गया वो सेकंड पॉइंट आपका, बाय रिस्ट्रिक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट। फॉरेन एक्सचेंज हमें किस लिए यूटिलाइज करने थे, फॉर डेवलपमेंटल इंपोर्ट, यानी कि हम लोग क्या चीजें मंगवाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज मंगवाएंगे, हम लोग वो रॉ मटेरियल खरीदेंगे जो हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं है। एंड बाय अडॉप्टिंग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या प्रेफर किया कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके यूज को इकोनोमाइज करो, मतलब कि हमें फॉरेन एक्सचेंज को मैक्सिमाइज नहीं करना, ठीक है, रादर हम लोग उसके यूज को इकोनोमाइज कर रहे थे कि जो है उसको अच्छे से यूज करो, उसके बढ़ाने की कोशिश मत करो। हालांकि ये बाद के अंदर एक क्या बन गया, हमारे लिए परेशानी का कारण भी बना। एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। तो वही सब बातें यहां पर लिखी हुई है जो बातें मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस की। तो क्या सैलिएंट फीचर थे इसके, सबसे पहले based on the mixed economy and the 5-year plan as the overall growth model of the growth strategy during the period exhibited the following salient feature। सबसे पहले क्या है, पब्लिक एंटरप्राइजेज जो थे उन्होंने सेंट्रल रोल प्ले किया इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो थे वो सिर्फ और सिर्फ एक सेकेंडरी रोल प्ले कर रहे थे, और ये भी किसमें थे, एक परमिट लाइसेंस राज सिस्टम के अंदर, मतलब कि कुछ भी करना है परमिशन लो, कोई भी काम करना है उसके लिए पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो प्रोसेस था इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड था, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ वही चीजें इंपोर्ट करेंगे जो हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज एल्स हम लोग हर चीज को खुद से क्या करेंगे, प्रोड्यूस करने वाले हैं। एंड एज फार एज पॉसिबल डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे फॉरेन कॉम्पिटिशन से। कैसे, एक तो ड्यूटी इंपोर्ट की काफी ज्यादा कर देते थे, और दूसरा इंपोर्ट का हम लोगों ने कोटा फिक्स कर दिया। एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो थी उनको डेवलप किया गया ताकि इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस बन सके, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इसलिए एस्टेब्लिश किया ताकि एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। तो क्या क्या अच्छे इफेक्ट थे, सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ को एक अच्छा खासा पुश मिला, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो था वो काफी ज्यादा राइज हुआ, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट था वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ। पहले जो रेट था वो लगभग 2-3% के पास रहता था, जबकि वो रेट जंप होकर 6% तक पहुंच गया। इंडिया की जो इंडस्ट्री थी वो सिर्फ और सिर्फ कॉटन और टेक्सटाइल तक अब कन्फाइंड नहीं थी, हम लोगों ने काफी सारे जो वेल डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स थे उन्हें कंसीडर करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा हमने डाइवर्सिफिकेशन किया, सनराइज इंडस्ट्रीज में आई, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोडक्ट थे उन्हें भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया, लाइक राउरकेला और भिलाई के स्टील प्लांट, जिन्होंने इकोनॉमी को एक इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट दिया, क्योंकि हम लोग जो चीजें कल तक इंपोर्ट कर रहे थे आज उन्हीं चीजों को हम लोग अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे थे सेल्फ सफिशिएंट तरीके से। ग्रोथ ऑफ एसएसआई मेड अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, क्योंकि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के अंदर लोगों को काफी सारी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलने लगी। अब बात आती है बैड इफेक्ट्स की, तो बैड इफेक्ट्स भी थे। अब बैड इफेक्ट क्या था, अब इस कोर्स के अंदर जो प्लानर्स थे उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस जो है वो हद से ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा डोमिनेंस हो चुका है। वहां पर ब्रेड से लेके जूते तक हर चीज कौन बना रहा है, पब्लिक सेक्टर। एंड दिस अंडरमाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एज एन एजेंट ऑफ ग्रोथ। अब उन्हें रियलाइज हुआ कि प्राइवेट सेक्टर जिसे हम लोग अंडरमाइन कर रहे थे, सेकेंडरी रोल दे रहे थे, वो सेकेंडरी रोल के लायक नहीं था, उसे प्राइमरी के अंदर रखना जरूरी था। पब्लिक सेक्टर की जो मोनोपोली थी वो ग्रेजुअली एक डेड सोशल वेट के अंदर बदल चुकी थी। क्यों, इसके मोस्टली जो रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे क्या थे, इनएफिशिएंट थे, प्लस ऑल दीज वर लॉस मेकिंग यूनिट्स। And the need to obtain license for opening new firm and expanding the firm was misused by the big industrial houses। छोटे छोटे लोगों को तो काम करने का मौका ही नहीं मिलता था, क्यों, गवर्नमेंट में इनकी सेटिंग है, ठीक है, तो वही होगा जो ये कहेंगे। अगर कोई लाइसेंस लेने के लिए गया, इन्होंने बोल दिया लाइसेंस नहीं देना, तो उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी लाइसेंस नहीं मिला। देन प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्टिमुलेटेड इट्स ग्रोथ, बट जो हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हम लोग कभी भी अचीव नहीं कर पाए, और इन पब्लिक सेक्टर्स ने मोनोपोली कंट्रोल कर लिया
और मोनोपोली कंट्रोल करने की वजह से ये जो बना रहे थे लोगों के लिए खरीदना वो मजबूरी था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एंड सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन प्रूव टू बी एन इनएफिशिएंट पॉलिसी। ठीक है, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व थे वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगे और 1990 तक हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व थे दैट हैज बीन बॉटम, यानी कि वो बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। सो मच सो दैट वी हैड टू प्लेज आवर गोल्ड रिजर्व, मतलब कि हम लोग उस टाइम पर ऐसी हालत में आ गए कि फॉरेन करेंसी को ऑब्टेन करने के लिए वी हैव टू प्लेज आवर गोल्ड रिजर्व एज वेल। ओके, तो आज के रिवीजन के अंदर एक क्विक रिवीजन में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारी इकोनॉमी जो थी इंडिपेंडेंस के बाद और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले जो एक मोर देन 40 इयर्स का, अप्रोक्सीमेटली 43-44 इयर्स का जो टाइम पीरियड हम लोगों ने स्पेंड किया, उसमें किस तरीके से हमारी इकोनॉमी के अंदर चेंजेस हुए, क्या वो पॉजिटिव थे, क्या वो नेगेटिव थे, उनके क्या डार्क साइड्स थे, क्या उनके ब्राइट साइड्स थे, वो सब बातें हम लोगों ने डिस्कस की। आई होप आप लोगों को चैप्टर का एक कंप्लीट ओवरव्यू मिला हो और आप लोगों को मैंने ज्यादा से ज्यादा डिटेल के अंदर हर चीज बताने की कोशिश की है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी के ऊपर पूरे के पूरे डिटेल लेक्चर चाहिए तो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ग्रेट जीनियसिस, और ऐप का जो लिंक है, प्ले स्टोर लिंक, वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि इन वीडियोस का जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जा सके। ओके, होपफुली आपको सारा का सारा कंटेंट क्लियर हुआ हो। हम लोग फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव फन।